आपके लिए एक चिट्ठी आई है। मैं अलका, पहचाना? पिछले साल जब तुम आए थे तब मुलाकात हुई थी। 20 साल बाद मिले थे। तुम तो बिल्कुल ही बदल गए, मगर सिर्फ शक्ल और सूरत से। मैं तो अपने ख्यालों की तस्वीर से तुम्हें मिला ही नहीं पाई थी। मैं भी तो कितना बदल गई, मगर तुमने मुझे पहचान लिया था। मुझे तब यकीन हुआ जब तुमने मुझे आकाश गंगा कहकर पुकारा। सिर्फ तुम मुझे आकाश गंगा कहकर बुलाया करते थे। तुमसे बातें करके बहुत सुकून मिला था। मैं कई दिनों तक, बल्कि हफ्तों तक तुम्हारी और तुमसे हुई बातें ही करती रही। माँ ने बार बार पूछा कि कौन है ये, मगर वो तुम्हें नहीं जानती थी। उन्हें क्या बताती थी, इसलिए लिखा क्योंकि वो पिछले दिनों चल बसी। तुम्हारा नंबर तो है, मगर बात करने का मन होते हुए भी सोचा कि खत ही लिख दूं। बात खत में लिखना फोन पर कहने से ज्यादा आसान लगता है। तुमसे बात करके लगा ही नहीं था कि इतने बरस गुजर गए, हम सबको बिछड़े। जिंदगी कहाँ से कहाँ निकल गई, मगर लग रहा था कि अभी कल ही की बात है। तुमने पूछा था ना मुझसे? हाँ, मैंने शादी नहीं की, अकेली हूं। उस दिन कुछ नहीं कहा था, पर आज तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो सब जो तुम जानना चाहते थे और मैंने नहीं बताया था, मगर अब सब बता सकती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। तुम्हें याद होगा कि जब हम साथ पढ़ते थे तो कभी जब तुम मुझे घर तक छोड़ते हुए जाते थे तो दो छोटे बच्चे अक्सर गेट पर आ जाते। मैं उन्हें फौरन अंदर भेज के दरवाज़ा बंद कर लेती थी। वो मेरी बड़ी बहन के बच्चे नहीं थे, वो दोनों मेरे ही छोटे सगे भाई थे। एक मुझसे 10 बरस छोटा और दूसरा 13 बरस छोटा था। मेरी कोई बड़ी बहन थी ही नहीं, मैं ही तीनों में सबसे बड़ी थी। मैं काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। उन्हीं दिनों माँ अचानक उम्मीद से हो गई। माँ ने मुझसे कहा कि किसी से न बताना। दरअसल पिताजी को लगा कि अगर बेटा हो जाएगा तो बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। बेटा हुआ, मगर 3 बरस बाद जब माँ दोबारा उम्मीद से हुई तो मैं और बड़ी हो चुकी थी। इस बार भी बेटा ही हुआ। माँ ने समझाया कि अगर कोई पूछे तो कहना कि बड़ी बहन के बच्चे हैं। मोहल्ले वाले तो सच जानते थे, मगर ये बात बाहर वालों से कहने के लिए थी। उन्हीं दिनों पिताजी बीमार हुए थे और उनकी नौकरी चली गई थी। जो दूसरी नौकरी उन्हें मिली वो इतनी मामूली थी कि गुजारा करना भी मुश्किल था। उसी दौरान तुम शहर से बाहर चले गए थे। तुम्हारे घर गई तो तुम्हारी माँ से मालूम हुआ था। उस दौरान उनसे कई बार मिलना हुआ था। मैंने हालात देखते हुए एक नौकरी कर ली। पिताजी ने मना किया, मगर फिर मान गए। मेरी तनख्वाह ठीक ठाक थी। छोटे भाई पढ़ रहे थे। इसी बीच एक रिश्ता आया। लड़का अच्छा था। घर वालों को पता चले बिना मैं उससे मिली और उसे अपने घर की परेशानी बताई। उसने कहा कि वो और उसका परिवार मेरे और मेरे परिवार के बीच कभी नहीं आएगा और जो
मदद उससे हो सकेगी वो करेगा। मुझे वो काफ़ी भरोसेमंद लगा। मैंने हाँ करने का फैसला करके पिताजी से बात करनी चाहिए। घर पहुंची तो माँ ने कहा कि पिताजी परेशान हैं। उन्हें चिंता थी कि अब क्या होगा। मैंने माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि वो तुम्हारे भाइयों के बारे में सोच सोच कर अंदर ही अंदर घुल रहे हैं, मगर तुम्हारी शादी के लिए ना नहीं कहेंगे। फिर जैसा तुम चाहो। मैंने शादी के लिए ना कह दी। दिन गुजरते गए। बीमार रहने की वजह से पिताजी अब काम पर कम ही जाते। मैं काफ़ी तरक्की कर चुकी थी और पूरा घर अब मेरे ही सर पर था। मैं उनकी हर छोटी बड़ी सब ज़रूरतें पूरी करती रही। मेरे दोनों भाई पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों पर लग गए। बड़ा बैंगलोर में सेटल हो गया और छोटा यूएस चला गया। दोनों की शादियां भी हो गईं। माँ और पिताजी को अपने बेटों की तरक्की पर बड़ा नाज था। माँ और पिताजी यूएस जाना चाहते थे, मगर वीज़ा न लग पाने की वजह से जा नहीं सके। उसी बरस पिताजी गुजर गए। माँ बड़े के पास पिछले साल जाना चाहती थी जब उसके यहाँ बच्चा हुआ था, मगर जा नहीं पाई। तुम्हें लग रहा होगा कि इस सब में ऐसी क्या खास बात है। मैं बताती हूँ। दरअसल जब पिताजी गुजरे तो उनकी बनाई वसीयत माँ ने निकाली, जो उन्होंने अपने गुजरने के सिर्फ एक हफ्ता पहले बनाई थी। उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी सारी जायदाद, जिसमें ये मकान, जो कुछ बैंक में था और जो माँ के जेवर वगैरह थे, सब कुछ सिर्फ मेरे दोनों छोटे भाइयों के नाम कर दिया था। माँ के गुजर जाने के बाद वो इस सब के वारिस थे। वसीयत कोर्ट में रजिस्टर्ड थी। बड़ा भाई अकेला बैंगलोर से एक दिन के लिए आया था। छोटा काम की वजह से नहीं आ सका। शादी के बाद दोनों में से सिर्फ वही पहली बार आया था। मैं हैरान थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चला गया। मैंने माँ से कहा कि माँ, इतना बड़ा घर था, पिताजी छोटा सा हिस्सा अगर मेरे लिए भी छोड़ देते तो वो कहने लगी कि माँ बाप की संपत्ति पर तो लड़कों का ही हक होता है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी इच्छा का सम्मान नहीं कर सकती हो तो अपमान भी मत करो। मैं उस रात बहुत रोना चाहती थी, मगर रो न सकी। मैंने क्या अपमान किया? ये तो उनके लड़के थे जो अपने माँ बाप का बेशर्मी से अपमान कर रहे थे। नौकरियां लगने के बाद न कभी मिलने आते, ना ही माँ बाप को कभी कोई पैसा भेजा। बड़े ने अपने साथ काम करने वाली लड़की से शादी की थी। वो नहीं चाहता था कि माँ और पिताजी उसकी शादी में पहुंचे। उसने सिर्फ 2 दिन पहले बताया था। फिर भी मैं माँ पिताजी की जिद पे उन्हें लेकर वहां शादी के अगले दिन पहुंची। उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा और उसकी बीवी ने या उसके घर वालों ने तो हमसे बात तक नहीं की। हमें घर पर अकेला ही छोड़कर सब चुपचाप चले गए। हम किसी तरह उस होटल तक पहुंचे और वहां जो कुछ हुआ तो क्या कहूं। अगले दिन माँ और पिताजी मेरे साथ वापस नहीं आना चाहते थे। वो वहीं रुकना चाहते थे। अपने बेटे और बहू से सेवा करवाना चाहते थे। मैं किसी तरह उनसे ही गालियां खाती उन्हें साथ ले आई। छोटे ने तो काम ही आसान कर दिया था। उसने वहीं शादी कर ली। किसी के जा सकने का सवाल ही नहीं था। वो बस यूएस जाते हुए आखिरी बार हमसे मिलने आया था, फिर कभी नहीं आया। माँ और पिताजी वक्त देखकर खुद ही फोन करते और वो अगर फोन उठाता भी तो मीटिंग में हूं कहकर रख देता। दोनों अपने बूढ़े माँ बाप को हिकारत की नज़र से देखते थे। वो माँ बाप जो उन पर जान छिड़कते थे। मैं कहना चाहती थी,
छोटे ने जानबूझ करके माँ और पिताजी का वीज़ा ये कह के नहीं लगने दिया कि वहाँ उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अगर वहाँ के लोग उसके माँ बाप को देखेंगे। बड़े ने भी मुझसे कहा था कि प्लीज़ माँ को मत आने देना, और मुझे ये बहाना करना पड़ा कि टिकट नहीं मिल पा रहा है। माँ अपने बेटे को कहकर हवाई जहाज़ का टिकट मंगवा कर जाने की धौंस दिखा रही थी, मगर मैं थी जो उन्हें यह समझा रही थी कि मुझे काम है और मैं यहाँ अकेली पड़ जाऊंगी। माँ ने कितनी खरी खोटी मुझे सुनाई थी कि मेरी वजह से वो अपनी बहू का ख्याल रखने नहीं जा पाई, वगैरह वगैरह। माँ को गुजरे 1 महीना हो गया है। मैंने ही सब रस्में पूरी की। दोनों भाइयों में से कोई नहीं आया। हालांकि मैंने दोनों को फ़ोन करके बताया था, मगर वो नहीं आए। बस 1 हफ्ता पहले एक वकील का नोटिस आया था कि मैं ये मकान 1 हफ्ते में खाली करके कब्ज़ा उनके वकील के हवाले कर दूं, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैंने कुछ मोहलत मांगी तो वकील ने कहा कि एक तो आप इस मकान में मेरे मुवक्किलों के माँ बाप को बहला फुसला कर बिना किराया दिए रहती रही हैं, और दूसरे उनके मर जाने के बाद आप इस मकान पर नाजायज़ कब्ज़ा करना चाहती हैं। वो पुलिस की मदद लेकर के भी मकान खाली करवा सकता है। मैंने कहा कि वो मेरे सगे भाई हैं, ये मेरे सगे माँ बाप थे। वकील ने कहा कि वसीयत में कहीं नहीं लिखा है कि वसीयत करने वाले की कोई बेटी थी या है। उन्होंने शपथ लेकर सिर्फ ये कहा है कि उनकी एक पत्नी और 2 बेटे हैं। तुमने सही सोचा। मैंने उन दोनों को न तो फ़ोन किया, ना ही अब कभी करूँगी। कल सुबह जा रही हूँ, लावारिस, अनाथ होकर। जिनके लिए सब कुछ किया, उन्होंने मेरे साथ ये किया। तुम्हें खत इसलिए लिखा कि तुमसे कह सकूं कि तुम सही थे, 20 साल पहले भी और आज भी हो। तुम कहते थे ना कि हम सबको एक ही ज़िंदगी मिलती है, अगर हम खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई दूसरा भी नहीं सोचेगा। अपनी ज़िंदगी दूसरों पर खर्च करो, मगर अपने लिए भी बचा कर रखो। और हाँ, वो बात तो 16 नहीं बल्कि 18 आने सही है कि वक्त गुजर जाने पर आपकी दी हुई बड़ी से बड़ी कुर्बानी को भी सब नकार देते हैं, ये कहकर कि ये तुम्हारा ही फैसला था, हमने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। तुमने अपनी मर्ज़ी, अपनी समझ से काम लिया। या फिर कि अगर कुर्बानी दी है तो अब उसकी कीमत चाहिए तुम्हें। तुम कितने सही थे। मैं अगर अपनी ज़िंदगी पर भी ध्यान देती तो आज इस ख़त में मैं शायद कुछ और ही लिख रही होती। लेकिन अब मैं ज़िंदगी को अपनी तरह से जीऊँगी, ऐसी ज़िंदगी जिसमें मेरा वजूद अहम हो, वैसे ही जैसा कि मुझे 20 साल पहले करना चाहिए था। नई जगह का पता तुम्हें मैसेज कर दूंगी, जब भी आओ तो मिलना। अब ख़त नहीं लिखूंगी, अब तुमसे अक्सर बातें किया करूंगी। परेशान मत होना, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। और जैसा तुमने कहा था ना कि जब ज़िंदगी तकलीफ़ देने लगे तो ज़िंदगी के नट बोल्ट टाइट करके रिपेयर करके फिर से स्टार्ट करो, मैं वही करने जा रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक कह रहे हो ना? मैं जानती हूँ। फिलहाल बस इतना ही। तुम्हारी अलका। चाय पियोगे? हाँ, बना दो।